हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 के सारे इंडेक्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। चैप्टर नंबर 2 को भी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चैप्टर नंबर 1 के भी किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें बताना है कि इन चारों पेयर्स में से कौन से पेयर्स हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो आंसर होगा AgNO3 सॉल्यूशंस विद कॉपर मेटल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ऐसा इन तीनों में ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पेन फ्रॉम रस्टिंग। हमें बताना है कि जो आयरन की फ्राइंग पेन्स होती हैं, यानी कि जो फ्राइंग पेन्स होते हैं आयरन वाले, उनको रस्टिंग से अगर हमें बचाना है तो क्या करना होगा, कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना होगा इन चारों मेथड्स में से। तो जो बेस्ट मेथड है वो है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की कोटिंग हम उस आयरन फ्राइंग पेन के ऊपर कर देंगे, एक पतली सी कोटिंग कर देंगे, जिससे अंदर के आयरन हमारा वो बचा रहेगा, रस्ट उसके ऊपर नहीं लगेगा, कोरोजन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट टू गिव एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, हाँ, और एक ऐसा कंपाउंड जो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक कंपाउंड है। ठीक है, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. हमें बताना है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड था जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक कंपाउंड बनाया, और वो कंपाउंड क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। हमें बताना है ये कौन सा कंपाउंड है। वो कंपाउंड है कैल्शियम। कैल्शियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज। कह रहे जो फूड कैंस हमारे होते हैं, कैंस जो मार्केट में मिलते हैं, ये कैंस को टिन से कोट किया जाता है, ना ही जिंक से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। हमारा जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो फूड कैंस होते हैं उनके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है, ना ही जिंक की कोटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच। हमें एक हैमर दिया गया, एक बैटरी, एक बल्ब दिया गया, एक वायर और एक स्विच दे दिया गया। हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें कैसे ये सारे जो हमें दे दिए गए हैं सामान, इसका यूज़ करके हमें ये बताना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल्स के सैम्पल्स हैं। ठीक है, एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। हमें जो टेस्ट हम जो करेंगे, जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे हमें बताना है, और उसकी यूजफुलनेस बतानी है। ठीक है, मेटल्स आर मिलेबल इन नेचर। जैसा कि हमने आपको कुछ पहले बताया था, मेटल्स जो होते हैं मिलेबल होते हैं, मतलब कि उन्हें पीट कर हैमर से अगर पीटा जाए तो वो क्या हो, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर मिलेबल इन नेचर। विद द हेल्प ऑफ हैमर वी कैन बीट द गिवन सैम्पल। इफ़ इट कन्वर्ट्स इनटू अ शीट दैन दैट सैम्पल इज़ मेटल, अदरवाइज नॉन मेटल। अगर हम उसको पीटेंगे बहुत ज़्यादा, अगर वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। अगर वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब वो नॉन मेटल्स हैं। दूसरा है कि हम क्या करेंगे, ये जो बैटरीज, बल्ब, वायर दिए गए हैं, हम सबसे पहले जो मेटल है उसमें वायर कंडक्ट करेंगे, वायर कंडक्ट करा के बैटरी से कनेक्ट करके हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पास कर जाते हैं। अगर पास हो जाता है तो वो मेटल है, अगर नहीं होता है तो वो नॉन मेटल है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है। ठीक है, तभी उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
ठीक है, तो अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा लेता है तो इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। अगर वो नहीं करा पाता तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, दिस टेस्ट रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, वी कैन डिफ्रेंशिएट इजिली बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। कह रहे हैं जो हमने टेस्ट किए थे ये दोनों टेस्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और मेटल्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टी से मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमें बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और उसको दो हमें एग्जाम्पल देने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। हमें ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल है वो है जिंक ऑक्साइड। ये हमारा जिंक ऑक्साइड ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। वैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये भी हमारा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। वाटर के पास भी हमारे एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ऑक्साइड नहीं, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर के पास भी, याद रखिएगा आप लोग। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हमें दो मेटल्स का ऐसे एग्जाम्पल देना है जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, और दो ऐसे मेटल्स का एग्जांपल देना है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जो दो हमारे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं वो हैं आयरन और जिंक। क्यों? क्योंकि आयरन और जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे रिएक्शन में अब देख लें, आयरन की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, ये H को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे FeCl2 बना लिया। Zn का रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, इसने Zn को रिप्लेस करके H2 बाहर निकल गया। ठीक है, वहीं पे जो दो हमारे ऐसे मेटल्स जो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो है हमारे कॉपर और सिल्वर। क्यों? क्योंकि कॉपर और सिल्वर दोनों हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों उसके डिस्प्लेस नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट यू डू टेक एज अ एनोड एंड कैथोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि हमें अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है मेटल कोई M दे दिया गया, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, तो कौन सा ऐसा वो होगा, मेटल होगा जिसका हम एनोड रखेंगे और किसका हम कैथोड रखेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट मेथड के लिए। तो आंसर ये होगा, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल M, कैथोड प्योर मेटल M एंड एनोड इम्प्योर मेटल M, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल M। इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, कैथोड जो होता है, जो भी मेटल हमारे पास होता है, ठीक है, जिसका हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी होती है, उसका प्योर मेटल का हम एक कैथोड बनाते हैं। ठीक है, और उसी का एक एनोड बनाते हैं, वो होता है इम्प्योर मेटल। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्ट सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उस मेटल M का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it and shown in the figure below. क्या है ये फिगर देख लेते हैं सबसे पहले। फिगर में क्या है, ये एक कैंडल है, बर्नर है जिसको बर्न किया गया, ये स्पैचुला है यहाँ तक चम्मच के आकार का जिसके अंदर सल्फर पाउडर रखा गया है और सल्फर पाउडर को हीट किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे गैस जो निकल रहा है उसको ऊपर ये उल्टे टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन का आंसर्स देने हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, what will the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper and write a balanced chemical equation for the reactions takes place। मतलब कि अगर इस गैस का रिएक्शन क्या होगा अगर ड्राई लिटमस पेपर वहाँ लगाते हैं, अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लगाते हैं, और जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ही हम वहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर लेके आएंगे कोई वहाँ पे एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर से कोई एक्शन होता ही नहीं है। जब तक वहाँ पे वेट लिटमस पेपर नहीं होगा तब तक उसमें कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर ले जाते हो तो क्या होता है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, मॉइस्ट यानी कि गीला हुआ भीगा, जो हमारा ब्लू लिटमस होगा वो रेड में कलर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरस एसिड। कह रहे कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे हमने सल्फर को यहाँ पे हीट किया
सल्फ़र से क्या निकल रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, ये गैस जो है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। और जैसे ही ये जो ब्लू लिटमस पेपर मॉइस्ट वाला, उस पर वाटर लगा हुआ है, वाटर के साथ मिला, वाटर के मिलने के साथ तुरंत क्या कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सल्फ़र के साथ हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया, और SO2 जैसे ही वाटर के प्रेजेंस में आया ये H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें कोई तीन ऐसे हमें वो बताने हैं, स्टेट 2 वेज, 2 ऐसे वेज बताने हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें कोई ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकें, यानी कि आयरन को रस्ट होने से बचा सके, उसे जंग लगने से बचा सके। रस्टिंग इज डिफाइंड एट द प्रोसेस वेयर द सब्सटेंस विल डिग्रेड यूजली मेटल्स कन्वर्ट इनटू हाइड्रेट ऑक्साइड्स FeCuAg। कह रहा है जो रस्टिंग होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल क्या होता है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म होता रहता है। वो क्यों ख़त्म होता है, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, वाटर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो मिलता है और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बना लेता है, और धीरे धीरे रस्ट लगते तो ख़त्म हो जाता है वो। तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं FeCuAg जैसे। 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, हमें ये 2 वेज बता रहा है जिससे आयरन को हम रस्ट होने से बचा सकते हैं। पहला है पेंटिंग ऑयलिंग, हम उस जो हमारा मेटल है यानी कि आयरन है उसको हम पेंट कर सकते हैं या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं। आयरन आर्टिकल्स गेट कोरोड ईजली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में वो जल्दी उस ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है। फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग से बचाने के लिए वी हैव टू पेंट आयरन आर्टिकल्स, हमें आयरन आर्टिकल्स के क्या कर देना चाहिए, पेंट कर देते हैं उसको। वैन वी अप्लाई द पेंट और आयरन आर्टिकल्स द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड एयर विल स्टॉप। हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, आयरन के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं जिससे एयर और मॉइस्चर आयरन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जिससे वो रस्टिंग नहीं हो पाती, रस्टिंग से बच जाता है। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक मेटल विच प्रिवेंट द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। क्या है ना, आयरन आर्टिकल जो है उसके ऊपर हम जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन उस लेयर तक नहीं पहुंच पाती, आयरन के लेयर तक, जिससे वो रस्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है, और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और सारे वीडियोस हैं आप देख लीजिए, सारे पूरा चैप्टर्स मैंने पढ़ाया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।